हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कैसे हैं साहब? आप सभी लोग अच्छे होंगे ऐसी आशा करता हूं मित्र। चलिए देखिए मित्र, आज का हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला है। हिंदी में अगर हम लोग बात करें वर्णमालाओं की तो याद रखिएगा, हिंदी में जो वर्णमाला होते हैं उनकी कुल संख्या की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, क्योंकि वर्णमाला एक टॉपिक बड़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपके 25-30 क्वेश्चन जितने हो जाएंगे आधे घंटे में लगभग, तो वो हम आपकी कराने की कोशिश करेंगे। और जितने भी आपको आंसर आते हैं आप कमेंट करते रहिएगा, हम आपके देखते रहेंगे। किसके कितने क्वेश्चन सही हुए ये ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारे आज कितने गलत हुए कितने सही हुए, ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप सही नहीं बता सकते हैं तो गलत ज़रूर बताइएगा कि कितनी गलतियां हुई आज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें लिखा हुआ है वर्णमालाओं की हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपकी टोटल 52 होती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 52 होती है, 52। ये ऑप्शन इसका सही है। अगर आपसे कहा जाए कि वर्ण किसे कहते हैं तो याद रखिए, वर्ण किसे कहते हैं तो आखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। समझ गए बात को? आखंडित ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। और वर्ण के भेद 2 होते हैं, एक तो स्वर एक व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजन की संख्या जो होती है वो आपकी 33 होती है। ठीक है, स्वर के भेद भी 3 होते हैं और व्यंजन के भेद भी 3 होते हैं। स्वर के भेद 3 में मूल स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर और दीर्घ स्वर, ये आपके 3 होते हैं। जबकि व्यंजन की बात करेंगे तो व्यंजन में आपका एक वर्गीय व्यंजन होता है जिसकी संख्या 25 होती है, एक अंतस्थ व्यंजन होता है जिसकी संख्या 4 होती है, यार अलावा इसके बाद में एक ऊष्म व्यंजन होता है जिसकी संख्या 4 होती है, सा हा, ये 4 हो जाती है। ठीक है, ये कुल 4 वर्ण। अब आगे चलिए देखिएगा, अगर अब हम लोग आगे बात करें तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो देखिएगा, क्वेश्चन 2 में लिखा है हिंदी में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने हाल बताया आपको कि हिंदी में वर्णों की जो भेद होते हैं वो 2 होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो इसका भी ए ऑप्शन सही। व्यंजन के भेद 33 बताए गए, व्यंजनों की संख्या 33 और स्वर की संख्या 11। स्वर के भेद हमने आपको 3 बताए। एक मूल स्वर होता है, मूल स्वर कहें या फिर हम आपसे मूल स्वरों की जगह पर अगर हम आपसे ऐसा कहें कि मूल स्वर के अलावा मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है तो याद रखो, मूल स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 या 7 होते हैं, प्लुत स्वरों की संख्या नहीं होती है। प्लुत स्वर उसे कहा जाता है जिनकी संख्या कितनी होती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनमें 3 मात्राएं लगी होती हैं वो प्लुत स्वर होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हम चले तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही है। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और कह रहा कि व्यंजन की परिभाषा दीजिएगा। देखिए, आप सभी लोग व्यंजन की परिभाषा जानते हैं, कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। हम आपके क्वेश्चन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप क्या आंसर देने वाले। चलिए प्यारे मित्रों, आप बताएंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और इसकी परिभाषा क्या होती है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी बताइएगा। हाँ भाई, कमेंट आने शुरू हो गए हैं। आंसर देखते हैं कितने लोगों के आंसर सही आते हैं। देखिए भाई, ठीक है, और कोई आंसर देगा इसके अलावा? चलिए ठीक है, अब देखिएगा इधर, हम बताते हैं आपको क्या कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं दीर्घ स्वर वाले वर्ण क्या व्यंजन कहलाते हैं? नहीं, गलत आंसर। फिर कह रहे हैं कि सी नंबर में क्या है, सी नंबर में बिना किसी की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ऐसा भी नहीं है, गलत है। बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। ऐसा भी नहीं है, तो डी नंबर भी गलत है। इसका आंसर जो बनता है वो आपका
क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर आपका है, कैसे कि स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उन्हें हम व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है, तो याद रखिए व्यंजनों की संख्या कुल आपकी 33 होती है। बताया व्यंजनों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या 25 होती है, का से लेकर के माँ तक होते हैं 25। फिर अंतस्थ व्यंजन बताएं 11 अलावा, जिन्हें यण व्यंजन भी कहते हैं। फिर आपके ऊष्म व्यंजन जिसे सा हा कहा जाता है। ठीक है, तो ये टोटल आपके 33 हो जाते हैं। व्यंजन की बात हो गई। अब आगे चलिए 33 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 4 का सभी लोग आंसर बताइएगा, जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए। हम आपके क्वेश्चन का आपके आंसर का जवाब कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं कितने देर में कितने लोगों का सही था। हाँ भाई चलिए देखिए और दीजिएगा, सभी लोग कमेंट करके बताएं ज़रूर, केवल वीडियो ना देखते रहें, कमेंट भी करिएगा, आंसर बताते रहें। कह रहे वर्णमाला कहा जाता है, किसे वर्णमाला कहते हैं, कह रहे हैं अक्षरों की माला को, लिपि के मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को, फिर लिखा घोष ध्वनियों को, व्यक्त शब्दों को। देखो बड़ी विचित्र भाषा है भाई साहब, व्यक्त शब्दों को, घोष ध्वनियों को, अक्षरों की माला को, लिपि की में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को। तो याद रखो मित्र, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन सही है, क्योंकि वर्णमाला किसे कहते हैं तो याद रखो। वैसे वर्णमाला की परिभाषा ये होती है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को एक वर्णमाला के नाम से जानते हैं। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं तो हमने बताया 52, लेकिन इसमें आंसर बी सही है। क्यों? क्योंकि लिपि में मान्य चिन्ह या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही है। आगे चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका है 5 नंबर। कह रहे हैं महाप्राण वर्ण का अर्थ है, महाप्राण वर्ण का अर्थ है क्या है आपको बताना। आप सभी लोग परिचित हैं कि महाप्राण किसे कहा जाता है, अल्पप्राण किसे कहा जाता है। परिभाषा उसने आपसे पूछी है, देखिएगा जिसमें बोला है जिस आंसर सभी लोग दीजिएगा, देखिएगा नहीं आंसर भी दीजिएगा भाई साहब, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, आंसर कंटिन्यू दीजिएगा। और क्वेश्चन के सामने पहले अगर जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर दे रहे हैं तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन या 5 का बी ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर भी साथ में डालिएगा, फिर कमेंट करिएगा, उससे पता भी चलता है कि हाँ कौन सा आप देना वाले। चलिए मित्र देखिएगा, कह रहे हैं महाप्राण वर्ण कौन कौन, ये किसे कहते हैं, ये परिभाषा पूछी गई। तो याद रखिएगा महाप्राण की बात होती है। देखिएगा वैसे हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, घोषत्व के आधार श्वास के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर यह कह सकते हैं। तो एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। अल्प प्राण की बात करेंगे तो प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5वां वर्ण होता है, और आपके जो भी मूल स्वर होते हैं वो आते हैं अल्प प्राण में, और अंतस्थ वर्ण आते हैं 11 अलावा वाले, ये कुल आपके अल्प प्राण होते हैं। महाप्राण की अगर हम बात करेंगे तो महाप्राण जो होते हैं वो वर्ग के दूसरा और कौन सा बचा है, 1, 3, 5 होता है, यहाँ पर दूसरा और चौथा बचता है, मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा ऊष्म वर्ण होते हैं जो सा हा बताए गए। इसके अलावा दीर्घ स्वर होते हैं जो आपको बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ और ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके इतने सारे वर्ण महाप्राण में आ जाते हैं। लेकिन परिभाषा की बात नहीं हुई है जो पेपर में पूछी गई थी। पेपर की अगर हम बात करेंगे, देखिएगा पेपर में जैसे कि महाप्राण की बात करें तो जैसे आपसे पूछा गया, परिभाषा पूछी है, जैसे में लिखा है ऑप्शन ए, जिनके उच्चारण में श्वास का समय अधिक लगे, दीर्घ मात्रा वाले वर्णों को। सी नंबर है कम ध्वनि उच्चारण करने वाले वर्णों को। तो याद रखो मित्र, इसका आंसर जो है वो हमारा ए सही है। क्यों? क्योंकि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में श्वास लेने में अधिक समय लगता है या अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। जिन्हें बोलने में कम श्वास की आवश्यकता होती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है या अधिक श्वास का समय लगे उसे महाप्राण, जिसे कम वो अल्पप्राण।
अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चल रहे हैं, तो इसका आंसर ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा, अब हमें इसमें गलत ऑप्शन ढूंढना है, कौन सा गलत है। देखिए इसमें लिखा है, प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है। ये तो बात बिल्कुल तय है कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर जुड़ा होता है। अगर हम आपसे व्यंजन की परिभाषा पूछें तो व्यंजन की परिभाषा यही होती है कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अगर हम स्वर की परिभाषा पूछें तो आप ये कहेंगे कि जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। आप समझ गए? तो अब देखो, ये ऑप्शन कहता है प्रत्येक व्यंजन में स्वर की ध्वनि होती है, मतलब प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है, ये कहना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही है, ये गलत नहीं है। अब बी पर आ जाओ, हमें गलत ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है। कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या प्रत्येक व्यंजन को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है? ऐसा तो नहीं है भाई, क्योंकि वर्गीय व्यंजन तो 25 होते हैं जबकि कुल व्यंजन 33 बताए गए हैं, तो बी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यही आंसर आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, जैसे लिखा है सी नंबर में, छत्रज्ञा स्वतः उच्चरित वर्ण है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में याद रखिए, हिंदी वर्णमाला में देवनागरी वर्ण कहते हैं। जो हिंदी वर्णमाला को देवनागरी वर्णमाला कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हम लिखते हैं हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है और इसमें प्रयोग किए जाने वाले वर्ण देवनागरी लिपि के वर्ण ही होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 का कौन सा सही है? बी नंबर सही है, क्योंकि बी ऑप्शन गलत है और बाद बाकी आपके सही है। आगे चलिएगा, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा कि निम्न में से अल्पप्राण कौन सा वर्ण? देखिए, अभी हमने हाल आपको बताया इस बात को, ये तुरंत डिस्कस किया आपसे कि अल्पप्राण किसे कहा जाता है। तो मित्र, अल्पप्राण जिनको बोलने में कम श्वास या कम समय लगता है, जिनको बोलने में, तो उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। या कम श्वास की आवश्यकता होती है बोलने में, अल्पप्राण कहते हैं। हमने आपको बताया था पहला और तीसरा वर्ण जो होता है वो अल्पप्राण होता है। पहला, तीसरा, पांचवा, और आपके स्वर बताए थे, स्वर मूल स्वर केवल छोटा, छोटू, री, छोटा, छोटी, छोटाऊ और री, ये 4 अल्पप्राण में आते हैं। अब हम काउंट करेंगे। देखिए, क्या ए ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें दीर्घ स्वर भी आ जाता है, बड़ा, तो ए ऑप्शन गलत हो जाता है। हम बात करेंगे बी ऑप्शन की। तो बी ऑप्शन में देखेंगे कि लिखा हुआ इसको का और गा। तो देखिए, क्या वर्ग का पहला वर्ण का है? बिल्कुल है। और क्या तीसरा वर्ण गा है? बिल्कुल है। तो ए ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाता है। जबकि वहाँ था और धा लिखा हुआ, ये आपका दूसरा और पांचवा लिखा सी नंबर में, ये गलत है। फा और बा लिखा, ये भी आपका गलत है। तो इसका बी नंबर सही है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन देखिए 7th के बाद 8th नंबर। क्वेश्चन है कि आपसे पूछता है प्रकंपित या लुंठित वर्ण। वैसे क्वेश्चन ये पूछा है कि निम्न में से प्रकंपित व्यंजन क्या है? प्रकंपित व्यंजन है, कौन सा प्रकंपित व्यंजन है ये आपको बताना है। तो निम्न में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, इसको हमें देखना है मित्र। तो देखिएगा, प्रकंपित व्यंजन की बात करें तो प्रकंपित व्यंजन जो होता है, तो देखो प्रकंपित या लुंठित वर्ण कौन सा होता है? ध्यान से देखिएगा, क्या या होता है? नहीं। या और वा को हम अर्धस्वर के नाम से जानते हैं, या अर्धस्वर। अब क्या ला होता है? नहीं। रा को प्रकंपित या लुंठित वर्ण के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन इसका भी सही, क्योंकि रा जो होता है इसके हमने आपको 4 टाइप बताए। एक रेफ बताया है,
एक पदेन बताया है ना, एक पदेन बताया है, एक रेप बताया है, एक प्रकंपित या लुंठित वर्ण बताया, चौथा क्या बताया है ये आप ऑप्शन करके बताएंगे। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। चलें आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9th आ गया है। 9th का जवाब दीजिएगा, नासिक व्यंजन कौन सा है। तो याद रखिएगा, नासिक व्यंजन जो नाक से बोला जाता है केवल। अनुनासिक व्यंजन उसे कहते हैं जो नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है। जो केवल नाक से बोला जाता है उसे नासिक व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिएगा, वैसे नासिक व्यंजन के अंतर्गत हम लोग जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नाक से होता है उसे हम नासिक व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, जो आपके लगभग में प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण होता है वो नासिक व्यंजन कहलाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका आंसर सही बन जाता, क्योंकि सा नहीं है, रा भी नहीं है और जा भी नहीं है। तो इसका बी नंबर आपका आंसर सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10th आपसे कह रहा है कि ध्वनि की सबसे लघुत्तम इकाई किसे कहा जाता है। तो याद रखो मेरे मित्र, सखा, बंधु, भाई बहन, इसका आंसर जो होगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से कमेंट करिएगा, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ध्वनि की लघुत्तम इकाई, सभी लोग जल्दी जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए में है भाषा, ए में है शब्द, बी में है भाषा, सी में है वाक और डी में है अक्षर। तो काफ़ी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए और काफ़ी लोगों के सही भी जा रहे हैं आंसर। चलिए भाई जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। इसका आंसर बता रहे हैं लगभग में सभी लोग डी। देखिएगा, इसका डी ऑप्शन सही है, क्योंकि वर्ण को ही ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई वर्ण को ही मानते हैं, या अक्षर जिसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा मित्र, शब्द किसे कहते हैं तो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को शब्द कहा जाता है। भाषा किसे कहते हैं, तो याद रखो, व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त करने के या व्यक्ति अपने विचार को दूसरे व्यक्ति तक जिस माध्यम से पहुंचाता है उसे भाषा कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों का एक सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अक्षर किसे कहते हैं, तो अखंडित ध्वनि को अक्षर कहा जाता है या वर्ण कहते हैं। तो इसका डी नंबर सही है। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने हम पहुंच गए 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कंठ व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है। तो देखिएगा, कंठ व्यंजन का उच्चारण स्थान होता है क्या। कंठ का मतलब होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास उच्चारण स्थान 5 होते हैं मित्र। कौन कौन से होते हैं इस पर जरूर हम बात करेंगे आपके से। ठीक है, देखिएगा कौन कौन से 5 होते हैं। तो देखिएगा, एक हमारे पास कंठ होता है। कौन होता है, कंठ होता है। एक हमारे पास तालु होता है। ठीक है, एक तालु होता है और अगला जो बनता है वो मूर्धन्य बनता है। कौन सा बनता है, मूर्धन्य बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो बन रहा है हमारे पास, वो हमारा जो बनता है मूर्धन्य के बाद में ओष्ठ बनता है। क्या बनता है, पहले दंत आएगा फिर ओष्ठ, पहले दंत फिर आपका ओष्ठ, फिर आपका कौन सा बनेगा, ओष्ठ। तो ये 5 उच्चारण स्थान हमारे पास होते हैं। समझ के बात आपको, हाँ जी। अब इसके साथ हमारे पास 5 वर्ग भी होते हैं जिसको हम लोग कच्चट तप के नाम से जानते हैं। कच्चट तप के नाम से जानते हैं। तो याद रखो, का वर्ग जो होता है वो हमारा कंठ से बोला जाता है। का वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो कंठ से बोले जाएंगे। चा के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो तालु से बोले जाएंगे। टा के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो मूर्धन्या से बोले जाएंगे। ता के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो दंत से बोले जाएंगे। पा के अंतर्गत जितने भी आएंगे वो ओष्ठ से बोले जाते हैं। समझ गए बात आप, हाँ जी भाई। इसके अलावा सुनिएगा, कंठ के अलावा कंठ के में और कौन कौन से बोले जाते हैं, तो हा भी बोला जाता है, छोटा बोला जाता है, बड़ा बोला जाता है, अंग बोला जाता है, आहा बोला जाता है। ठीक है,
इसके अलावा और कौन कौन बोले जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसके अलावा की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, इसके अलावा हमारे पास जैसे कि आहा है, अंग है। फिर आ जाओ कंठ के बाद तालु। तालु में क्या होता है? हम तलस पढ़ते हैं, ता, ला, सा, इन सभी वर्णों को हम यहीं से जानते हैं। ठीक है, और अब आप लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। कंठ व्यंजनों का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका ऑप्शन सी बनेगा, कंठ से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओष्ठ व्यंजनों का समूह बताइए। अभी हाल बताया कि ओष्ठ से हम किसे बोलते हैं? तो पा वर्ग को बोलते हैं। पा वर्ग जो होता है उसी को बोलते हैं। तो इसका देखिए ए नंबर जो है वो गलत है, क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है। बी ऑप्शन ऊष्म व्यंजन बताए गए हैं। सी ऑप्शन में भी है ना, तो ये गलत है। डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि पा, फा, बाबा, माँ ये आपके पा वर्ग होता है। तो इसका डी नंबर सही है। फिर आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आप कमेंट करके बताइएगा इसका उच्चारण स्थान कहाँ से। हम आपको बता चुके हैं कि ए और ए का ये किससे किससे मिलकर के बनते हैं? आ और ई से। आ का उच्चारण स्थान कंठ से है, ई का उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु से होता है। तो ये कंठ और तालब्य से इनका उच्चारण स्थान होता है, नासिक से नहीं होता है, क्योंकि नासिक से आपके उन्हीं वर्णों का उच्चारण होता है जिन नासिक या पांचवा वर्ण जिसे कहा जाता है। मूर्धन्य वर्ण आपको बता चुके हैं, टा वर्ग आता है। ओष्ठ के अंतर्गत आपके कौन कौन पा वर्ग आता है? ये ए आए ओ औ जो होता है, ए आए कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए आए कंठ तालब्य से, और ओ और औ हम बात करेंगे ओ और औ तो ये आ और ऊ से मिलकर के बनते हैं। तो ये आपका कंठ और ओष्ठ से बोले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन का वर्ग कौन सा है? देखिए मित्र, समझिए, ध्यान से सुनिए। हमने जितने भी 5 वर्ग पढ़े हैं वो पांचों के पांचों वर्ग स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो का वर्ग भी है स्पर्शी व्यंजन, ता वर्ग भी है स्पर्शी व्यंजन, चा वर्ग भी स्पर्शी व्यंजन है। तो इसका आंसर डी सही होगा, जिसमें सभी आपके सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। आगे आंसर देते चलिएगा, हम आपके सभी के कमेंट देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है छोटी ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? देखिए मित्र, हम सभी लोग जानते हैं कि छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान कहाँ से है। तो हम सभी जानते हैं, एक ट्रिक हमने पढ़ी होती है चैसी। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान या का और सा का, और छोटी और बड़ी का उच्चारण स्थान जहाँ से चा का होता है वहीं से होता है। तो तीसरे नंबर का तालु होता है, तो इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक है, तो जिसे हम लोग तालब्य भी कहते हैं। तो इसका उच्चारण स्थान तालब्य से होता है, तो आंसर डी इसका सही है। ठीक है, तो इसका आप डी नंबर लगाएंगे। चलिए भाई, अब इसका आंसर आप ही लोग बताएंगे, हम नहीं बताएंगे भाई, क्योंकि बहुत हम आंसर देख रहे हैं, काफ़ी लोगों की गलतियां हो रही हैं, और ये तो हम आंसर आपको बता भी चुके हैं, तो ये आपका गलत होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए भाई आंसर बताइए अब इसका। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो याद रखिए, हमने बताया मित्र। हाँ, कमेंट करते रहिएगा, हम देख रहे हैं। हाँ देखिएगा, काफ़ी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए भाई देखिए, अब हम बता रहे हैं, जितने लोगों का है बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आंसर, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, जो आपके इतने सही आंसर जा रहे हैं। लगभग काफ़ी विद्यार्थियों के हम देख रहे हैं कि शुरुआत से लेकर अभी तक बराबर कमेंट आ रहे हैं और बिल्कुल सही भी आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज आप लोगों की संख्या कम है कल की अपेक्षा, तो क्लास को शेयर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा आगे अंतस्थ व्यंजन की बात करेंगे। देखिएगा मित्र, तो अंतस्थ व्यंजन में व्यंजन के भेद 3 होते हैं। वर्गीय व्यंजन का से लेकर मा तक, ये खत्म, इसमें तो है ही नहीं कोई का से लेकर मा तक, है ना। इसके अलावा अब ऊष्म व्यंजन होता है सा 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 हा, तो इसमें सा लिखा, सी ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि ऊष्म व्यंजन है कि नहीं। और वर्गीय व्यंजन में इंगा और टा भी कट जाता है,
तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा बचा, यार अलावा, तो इसका आंसर वी सही बन जाएगा। काफ़ी लोगों ने सही दिया था इसका आंसर। ये तो रटे होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। आप जो गलतियां कर रहे हैं बच्चों, ये गलतियां ना करिएगा, ठीक है। एक दूसरे के देख देख के आंसर देने लगते हो, अपनी खुद से बोलिएगा आपके कितने सही हैं, उस पर डिपेंड करिए। किसी का देख के कमेंट ना आप करेंगे कि हमारे इतने सही हैं इतने सही हैं, नहीं भाई, आप अपने स्वयं देख करके कमेंट करके बताएंगे, ठीक है मित्र। चलिए आगे देखिए। आगे की अगर हम बात करेंगे तो जैसे लिखा हुआ है वा का उच्चारण स्थान कहाँ से। देखो मित्र, इसका भी उच्चारण स्थान डबल से होता है। डबल बोले तो दो जगह से इसका उच्चारण स्थान भी होता है। इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से ड्रॉप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कहाँ से बोला जाता है ये अब आपको बताना है। सभी लोग ऑफलाइन जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तो इसके बाद आप कमेंट करके बताएंगे ज़रूर, ठीक है मित्र। चलिए आगे देखिएगा। आप ही को बताना है कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है। ज़रूर ऑफलाइन करके कमेंट बताइए क्लास ख़त्म हो जाने के बाद। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है ताबर का उच्चारण स्थान क्या है। देखिए कचट तब बताया, और ता जो होता है वो चौथा वर्ग है, और चौथा उच्चारण स्थान कौन सा होता है हमारा, दंत, है ना। तो दंत से ये हमारे बोले जाता है। देखिएगा, दंत से ता वर्ग बोला जाता है, कंठ से का वर्ग बोला जाता है, और ओष्ठ से पा वर्ग बोला जाता है, और टा वर्ग मूर्धन्या से बोला जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। 19 में क्या है भाई, चा और छा का उच्चारण स्थान बताना था। सीधा सीधा है भाई, ये किस वर्ग में आते हैं पहले तो ये ढूंढ लो। चलिए भाई ढूंढिएगा जल्दी से। देखिए, हाँ देखिएगा, हम आंसर देख रहे हैं आपके कितने लोगों के सही है। इंतज़ार कर रहे हैं कितने लोग सही दे रहे हैं आंसर। हाँ, काफ़ी विद्यार्थियों ने इसका आंसर पकड़ लिया है। हाँ भाई, इसका उच्चारण स्थान जो है वो आपका क्या बन जाता है, कंठ बनेगा। इसका आंसर क्या बनेगा, कंठ, क्योंकि का वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। क्योंकि का, खा, नहीं सॉरी गलत है इसका आंसर, हमने जो बताया कंठ गलत है, क्योंकि कंठ नहीं है, क्योंकि इसमें चा वर्ग है। चा और छा ये दोनों चा वर्ग के ही है, और दूसरा वर्ग आता है, दूसरा वर्ग हमारा तालु होता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर तालब सही होगा, ना कि कंठ, ठीक है। सॉरी मित्र जो हमने गलत बताया, याद रखिए तालब इसका आंसर सही है, ए नंबर। फिर याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या है इसकी कहानी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 20 की बात करेंगे तो फिर इसमें आपसे पूछा गया है कि का और खा का उच्चारण स्थान बताइएगा। तो याद रखो मित्र, का और खा का उच्चारण स्थान जो होता है ये आपका कंठ से होता है, क्योंकि का पहला वर्ग है और पहला ही उच्चारण स्थान कौन सा होता है, कंठ होता है। तो यहाँ से ये बोला जाता है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कंठ, इसका आंसर सही हो गया। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21 नंबर, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिएगा, फिर और भी कल कराएंगे, वर्णमाला के और भी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन आज का समय इतना हो गया है कि आपकी अगली क्लास भी स्टार्ट होगी, तो उसके लिए भी टाइम थोड़ा बहुत चाहिए होगा, क्योंकि 9 बजे से आपकी क्लास होती है, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा। 9 बजे हो सकता है आपकी आज करंट की क्लास ना हो करके कोई स्पेशल क्लास रखी जा सकती है, ठीक है। तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, और जितने लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। जब भी आपके पास नया वीडियो या नई क्लास आएगी या नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो टाका उच्चारण स्थान आपको बताना था कि टाका उच्चारण स्थान क्या है। तो टाका उच्चारण स्थान क्या होता है मित्र, देखिएगा, वैसे हम कचट तब पढ़ते हैं कि नहीं। तो टा दूसरा वर्ग है और दूसरा उच्चारण स्थान भी होगा, कौन सा होता है, कंठ के बाद तालु, नहीं, का, चा, टा तीसरा वर्ग होता है, कौन सा, मूर्धन्य वाला। तो तीसरा जो होता है वो मूर्धन्य से बोला जाता है। तो इसका आंसर जो सही है वो आपका बी नंबर सही है, ठीक है मित्र।
तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, इतने पर्याप्त है क्वेश्चन। कल आपके लिए टॉपिक हो सकता है कि आपका लिंक भी करा सकते हैं या वचन टॉपिक करा सकते हैं, या अगर नहीं कराएंगे तो हम आपको याद होगा विकारी शब्द हमने आपको पढ़ाए थे, तो विकारी शब्द के पार्ट्स कराएंगे, या कह सकते हैं कि जो सार्थक शब्द बताए थे हमने, भेद 4 होते हैं रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ये वाले शब्द कराने की कोशिश करेंगे आपके पास। ठीक है मित्र, तो सभी लोग इस टॉपिक के पढ़ के आइए, क्योंकि ये लोग आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल आपके साथ में, या कल आपके साथ क्लास यही जो 8 बजे होती है हिंदी की क्लास, इस 8 बजे की क्लास में हम लोग तैयार होंगे। ठीक है मित्र, तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट सभी को जोड़ने के लिए। लेकिन जो लोग पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी की क्लास 8 बजे और 9 बजे आपकी जीएस की क्लास डेली चलती है, तो सभी लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट सभी को।